आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री और उनके रिजल्ट्स के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे देशों के बीच बढ़ रहे इकोनॉमिक इम्बैलेंस को और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है फ्राइडे 7 फरवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या एचएफसीज के क्वार्टर 3 FY25 रिजल्ट्स आ गए हैं, जो हमें इस इंडस्ट्री का एक स्नैपशॉट देते हैं। एचएफसी सस्ते रेट्स पे पैसा बोरो करके उसी पैसे को थोड़े महंगे रेट्स पे लेंड करके पैसा कमाते हैं, लेकिन इनके मार्जिन्स टाइट रहते हैं। क्रेडिट कार्ड्स जहां बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करते हैं, वहां होम लोन्स ज्यादातर सिंगल डिजिट्स में ही रहते हैं। जब एचएफसीज को एनालाइज करते हैं, ये कुछ फैक्टर्स देखने जरूरी होते हैं। पहला एस्पेक्ट है लोन ग्रोथ रेट्स, मतलब क्या ये कंपनीज पहले साल से ज्यादा लेंड कर रहे हैं। क्योंकि ये हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज नहीं कर सकते, तो वॉल्यूम बढ़ाना ग्रोथ के लिए जरूरी है। फिर आते हैं एनपीएस या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इनका मतलब होता है कि कितने लोन्स डिफॉल्ट हो रहे हैं। हाउसिंग लोन्स लॉन्ग टर्म होते हैं, इसीलिए ये नंबर धीरे बढ़ता है। और आखिरी एस्पेक्ट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स या एनआईएम्स। ये होता है बोरोइंग और लेंडिंग रेट्स का डिफरेंस। मार्जिन्स पहले ही टाइट है और इस क्वार्टर में और स्क्वीज हो गए हैं। अब सेक्टर की करंट सिचुएशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन स्लो हो रही है। कोविड-19 के बाद हाउसिंग फाइनेंस ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई, लेकिन अब ये अनसस्टेनेबल ग्रोथ नॉर्मल हो रही है। नाइट फ्रैंक के डेटा के हिसाब से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में सेल्स और न्यू लॉन्चेस स्लो हो रहे हैं। 2022 में सेक्टर का ग्रोथ पीक पे था, लेकिन तब से स्लो हो रहा है। एनरॉक के डेटा के हिसाब से 2024 में टॉप 7 इंडियन सिटीज में हाउसिंग सेल्स 4% गिरे। जब रियल एस्टेट स्लो होता है, तो हाउसिंग लोन डिमांड भी गिरती है। आरबीआई के हिसाब से होम लोन ग्रोथ 2023 के 35% से गिर के 2024 में 11% हो गया है और एचएफसीज को दिए गए लोन्स 2.7% से श्रिंक हुए हैं। फंड रेज करना भी मुश्किल हो गया है, इंटरेस्ट रेट स्टेबल होने के बावजूद। एचएफसीज के लिए फंड रेज करना महंगा हो गया है, क्योंकि बैंक लेंडिंग स्ट्रिक्ट हो गया है। आरबीआई ने एनबीएफसी लोन्स पे रिस्क वेट बढ़ा दिया है, जिससे बैंक्स के लिए एचएफसीज को फंड करना महंगा हो गया है। बड़े प्लेयर्स तो एनसीडीज और बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं, लेकिन छोटे एचएफसीज को हायर रेट्स पे फंड्स अट्रैक्ट करना पड़ रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कॉस्ट 7.9% तक चला गया और एप्टस वैल्यू हाउसिंग का 8.7%, लेकिन होम लोन रेट्स कंपेटिटिव रहने के कारण एनआईएम्स स्क्वीज हो रहे हैं। अब चलते हैं कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स पे। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं। लास्ट सितंबर में लिस्ट होने के बाद ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पहला पूरा क्वार्टर था। इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला, जो क्वार्टर 3 FY25 में 1.08 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई 15% से गिर के 11.5% हो गया, क्योंकि आईपीओ से कैपिटल रेज हुआ, जिसने टेम्परेरीली इक्विटी बढ़ा दी। जैसे जैसे लेवरेज 7 to 8x तक एक्सपैंड होगा, आरओई 13 to 15% पे नॉर्मलाइज हो जाएगा। ग्रोस एनपीए 0.29% और नेट एनपीए 0.13% पे है। पिछले साल से थोड़ा हायर है, लेकिन मैनेजेबल है। सबसे बड़ा सरप्राइज था इनका 57% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डेवलपर फाइनेंस लोन बुक में। जब रियल एस्टेट सेक्टर स्लो हो रहा है, तब बजाज का ये ग्रोथ देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बजाज की यूनिक स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है। डेवलपर लेंडिंग को इन्होंने अपने कोर होम लोन सेगमेंट के फीडर के रूप में देखा है। मतलब अगर ये किसी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन फंड करते हैं, तो उनके बायर्स को होम लोन देने का पहला चांस बजाज के पास होता है। बजाज का स्वीप्स कलेक्शन स्ट्रैटेजी भी इंटरेस्टिंग है। ट्रेडिशनल मॉडल्स में मॉरेटोरियम पीरियड होता है, जहां रीपेमेंट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन बजाज में रीपेमेंट पहला अपार्टमेंट बेचते ही स्टार्ट हो जाता है, जिससे स्टेडी कैश फ्लो मिलता है और बड़े डिफॉल्ट का रिस्क कम हो जाता है। बजाज अब नियर प्राइम यानी 30 to 50 लाख रुपीस और अफोर्डेबल यानी 30 लाख रुपीस से कम के लोन सेगमेंट में भी एंटर कर रहा है, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में फोकस के साथ। अब बात करते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस क्वार्टर 3 FY25 के रिजल्ट्स में एक ट्रांजिशन फेज में लग रही है। मार्जिन्स गिर रहे हैं, डिसबर्समेंट्स धीमे हो रहे हैं और बैड लोन्स को क्लीन अप करने की कोशिश भी चल रही है। एनआईएम्स गिरकर 3% से 2.7% हो गए ईयर ऑन ईयर।
कॉस्ट ऑफ फंड्स 7.7% तक पहुंच गया क्योंकि एलआईसी के पास सिर्फ 6% लो कॉस्ट डिपॉजिट्स है। ज्यादातर बोरोइंग्स एक्सपेंसिव बैंक लोन्स और बॉन्ड से हो रही है। मार्जिन्स को हैंडल करने के लिए एलआईसी ने अपना प्राइम लेंडिंग रेट या पीएलआर जनवरी 2025 में 10 बीपीएस से हाइक किया, लेकिन ये देखना होगा कि ये हाइक मार्जिन प्रेशर को कितना ऑफसेट कर पाता है। बैड लोन्स को एग्रेसिवली रिड्यूस किया गया है। ग्रोस एनपीएस 4.26% से गिर के 2.75% तक आ गए हैं। ये नेचुरली नहीं है। एलआईसी ने 510 करोड़ रुपीस के बैड लोन्स को लॉस में बेचा और 174 करोड़ रुपीस के लोन्स को राइट ऑफ किया। प्रोजेक्ट फाइनेंस अभी भी पेन पॉइंट बना हुआ है, जहां 27% जीएनपीए है। बजाज के ऑपोजिट एलआईसी डेवलपर लोन से पीछे हट रहा है। एयूएम ग्रोथ स्लगिश है, सिर्फ 6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई, जो इंडस्ट्री ट्रेंड से कम है। हैदराबाद में लीगल हर्डल्स और बैंगलोर में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इश्यूज के कारण डिसबर्समेंट्स में डिले हुए। कुछ ब्राइट स्पॉट्स ये है कि एलआईसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग में एंटर कर रहा है, एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट या एसबीयू के थ्रू। ये लोन 250 से 300 बीपीएस महंगे होंगे, जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होगा। एलआईसी का टारगेट है कि ये सेगमेंट 3 साल में 25,000 से 30,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच जाए, जो इनके टोटल लोन बुक का 10% होगा। आखिर में बात करते हैं आवर्स फाइनेंसियर्स की। आवर्स फाइनेंसियर्स एक प्योर प्ले अफोर्डेबल हाउसिंग लेंडर्स है। बजाज और एलआईसी अभी इस स्पेस में बस एंटर कर रहे हैं। 80% लोन्स 25 लाख रुपीस से कम है और 45% लोन्स 15 लाख रुपीस से कम, जहां यील्ड्स 200 बीपीएस ज्यादा होते हैं, जो इन्हें प्रॉफिटेबल बनाते हैं। एयूएम 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है 19,200 करोड़ रुपीस तक। न्यू लोन डिसबर्समेंट 17% ईयर ऑन ईयर से बढ़ के 1,600 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए हैं। लेकिन आवर्स भी श्रिंकिंग मार्जिन्स का सामना कर रहा है। एनआईएम्स 40 बीपीएस गिर के 7.54% हो गए 25 बीपीएस के लेंडिंग रेट हाइक के बावजूद। इसका कारण ये है कि पीएलआर हाइक नए लोन्स पे अप्लाई हुआ, लेकिन पुराने लोन्स अभी भी कम रेट्स पे चल रहे हैं। आवर्स एक्स्ट्रा कैश होल्ड कर रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, लेकिन ये पैसा इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर रहा, इसीलिए एनआईएम्स बिगड़ रहे हैं। आवर्स का स्टैंड आउट पॉइंट है कि इनका लोएस्ट बैलेंस ट्रांसफर या बीटी आउट्स सिर्फ 5.4% है। कस्टमर्स लॉयल है, स्पेशली टियर 3 से टियर 5 सिटीज में, जहां कंपटीशन कम है। इन्होंने एक न्यू कोर बैंकिंग बेस्ड लोन मैनेजमेंट सिस्टम या एलएमएस लॉन्च किया है, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। लोन अप्रूवल टाइम 30% कम हुआ है, ऑनलाइन डिसबर्सल 70% बढ़े और पेपर वर्क कॉस्ट 47% कम हुए हैं। तो एचएफसी सेक्टर के रिजल्ट से हमें ये देखने मिला, एचएफसीज को अब श्रिंकिंग मार्जिन्स और राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स का चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में सभी का फोकस बढ़ रहा है, लेकिन हायर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हायर एनपीएस का रिस्क भी आ रहा है। रियल एस्टेट स्लोडाउन और फंडिंग की टाइटनेस से सेक्टर का फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन लग रहा है। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। हम एक इक्वल दुनिया में नहीं रहते। दुनिया के कुछ हिस्सों में, जैसे हमारा अपना देश, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजों को फंड कर पाना इम्पॉसिबल है, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज या अपने बच्चों की एजुकेशन। और फिर कुछ ऐसे जगह है जहां एवरेज आदमी एक एवरेज इंडियन से 30 से 40 गुना ज्यादा कमाता है और लोग अपने हर जरूरत को बर्थ राइट समझते हैं। अब सवाल ये है, ये गैप कैसे ब्रिज किया जाए? कैसे इंश्योर करें कि अमीर और गरीब देशों के लोग रिसोर्सेज को बराबर एक्सेस कर सके बिना किसी को अपसेट किए? ये दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक क्वेश्चंस में से एक है। एक्सपर्ट्स सालों से फॉरेन एड प्रोग्राम्स, लोन चैनल्स और इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते आए हैं ताकि वेल्थ ट्रांसफर का परफेक्ट मैकेनिज्म मिल जाए। लेकिन एक बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म जो अब तक काफी इग्नोर्ड रहा है, वो है रेमिटेंसेस। ये इंसाइट मिला आवर वर्ल्ड इन डेटा के एक फैसिनेटिंग रीसेंट रिपोर्ट से। ब्रॉडली रेमिटेंसेस का मतलब है वो पैसा जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर वालों को भेजते हैं। ग्लोबली रेमिटेंसेस का टोटल अमाउंट दुनिया के सारे गवर्नमेंट्स के फॉरेन एड का 3 गुना है। इनफैक्ट कुछ एविडेंस ये भी सजेस्ट करता है कि दुनिया के रेमिटेंसेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना ही इंपॉर्टेंट है, या शायद उससे भी ज्यादा। हमने काफी बार बात की है इंडिया के फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे एक अंडररेटेड चैनल के बारे में जो ग्लोबल वेल्थ ट्रांसफर में बड़ा रोल प्ले करता है। कौन भेजता है रेमिटेंसेस और कौन रिसीव करता है?
दुनिया का लगभग 3% पॉपुलेशन मतलब 200 मिलियन लोग अपने होम कंट्री के बाहर रहते हैं। इनमें से काफी लोग रेगुलरली अपने घर पैसे भेजते हैं। टोटल मिला के लगभग 800 मिलियन लोग या रफली 10 में से एक इंसान इन ट्रांसफर्स पे डिपेंडेंट है। ऑफ कोर्स दुनिया के बहुत कम कंट्रीज हैं जो माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से इंटरनेशनल माइग्रेशन का पैटर्न एसिमेट्रिकल है। दुनिया के 60% माइग्रेंट्स सिर्फ 10 कंट्रीज में जाते हैं। ये देश यूनिफॉर्मली अमीर है और अनसरप्राइजिंगली दुनिया के रेमिटेंसेस का मेजॉरिटी फ्लो अमीर देशों से गरीब देशों की तरफ होता है। स्पेसिफिक्स देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस सोर्स है। 2022 में यूएसए 79 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस के रूप में बाहर गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिडिल ईस्ट भी प्रोमिनेंटली लिस्ट में फीचर करता है। सऊदी अरेबिया साउथ एशियंस और अफ्रीकन के लिए एक लेबर माइग्रेशन हब रहा है और ये भी रेगुलरली टॉप पे आता है। इंडिया कंसिस्टेंटली दुनिया का सबसे बड़ा रिसिपिएंट रहा है रेमिटेंसेस का पिछले कई सालों से। 2022 में हमने 100 बिलियन डॉलर्स का माइलस्टोन क्रॉस किया 111 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस के साथ। ये अमाउंट कुछ छोटी कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है। मेक्सिको अब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट है। मेक्सिको के बाद चाइना आता है। लेकिन क्योंकि इंडिया एक बड़ा देश है, परसेंटेज टर्म्स में रेमिटेंसेस हमारी इकोनॉमी का छोटा पार्ट है। कुछ छोटी कंट्रीज के लिए रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तजाकिस्तान, नेपाल या लेबनान में रेमिटेंसेस 30 to 50% तक जीडीपी का हिस्सा है। उनके लिए माइग्रेशन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, वाइटल है। रेमिटेंसेस पैसा भेजने का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है। ग्लोबल इनकम डिफरेंसेस के कारण थोड़ा पैसा भी बहुत आगे तक जा सकता है। माइग्रेंट वर्कर्स अपनी इनकम का अप्रॉक्सीमेटली 15% ही घर भेजते हैं, लेकिन ये अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है। एक एवरेज अमेरिकन पेचेक का 15% एक एवरेज इंडियन के इनकम का ऑलमोस्ट 6 गुना होता है। ये फर्क इतना बड़ा है कि रेमिटेंसेस से घर पे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। फॉरेन एड और इन्वेस्टमेंट जैसे टॉप डाउन मनी ट्रांसफर चैनल्स ब्यूरोक्रेसी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में अटक जाते हैं। कुछ केसेस में फॉरेन एड नुकसान भी कर सकता है क्योंकि ये करप्शन बढ़ा देता है और गवर्नमेंट्स को रिफॉर्म्स करने से रोक देता है। रेमिटेंसेस इसका उल्टा है। पैसा डायरेक्टली उन लोगों तक पहुंचता है जिनको जरूरत होती है, और जब उनकी फैमिली को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब माइग्रेंट वर्कर्स पैसा भेजते हैं। रिसर्च कहता है कि रेमिटेंसेस इनइक्वालिटी को कम करता है और जैसे जैसे माइग्रेशन बढ़ता है गरीब लोग भी बाहर जाके पैसा भेजना शुरू करते हैं। रेमिटेंसेस का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है एजुकेशन, हेल्थ और हंगर पे। ये पैसा डायरेक्टली उन चीजों पे लगता है जो फैमिलीज के लिए क्रिटिकल होती है। रेमिटेंसेस रेजिलिएंट भी होते हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्राइसिस के दौरान पुल बैक हो जाते हैं, रेमिटेंसेस फ्लो बढ़ जाते हैं। कोविड-19 के टाइम जब दुनिया भर की इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, लैटिन अमेरिका, इंडिया और मिडिल ईस्ट में रेमिटेंसेस बढ़े क्योंकि माइग्रेंट्स अपनी फैमिलीज को सपोर्ट देना प्रायोरिटी बनाते हैं। रेमिटेंसेस के इतने सारे बेनिफिट्स के बावजूद पैसा घर भेजना अभी भी मुश्किल है। बैंक्स और मनी ट्रांसफर कंपनीज के बीच में पैसे का एक बड़ा हिस्सा ट्रांजैक्शन फीस में चला जाता है। रेमिटेंसेस भेजने पे एवरेज 6% फीस लगती है। मतलब अगर कोई $100 भेजता है तो $6 फीस में चला जाता है। कुछ अफ्रीकन कॉरिडोर्स में ये फीस 8% से ज्यादा है और एक्सट्रीम केसेस में 10% तक भी पहुंचता है। आयरनी ये है कि ये वही एरियाज है जिनको पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिन कंट्रीज को रेमिटेंसेस की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां के लोग के पास ज्यादातर बैंक अकाउंट्स या डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस नहीं होते। इस वजह से वो इनफॉर्मल चैनल्स जैसे हवाला नेटवर्क्स पे डिपेंडेंट होते हैं। यूनाइटेड नेशंस का गोल है कि ये ग्लोबल एवरेज कॉस्ट 3% तक ले आना 2030 तक। हालांकि थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन अभी भी हम काफी पीछे हैं। रेमिटेंसेस को इजियर बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट्स मनी ट्रांसफर कंपनीज को पुश कर सकते हैं कि वो अपने फीस और एक्सचेंज रेट्स क्लियरली डिस्प्ले करें। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने माइग्रेंट्स के लिए कॉस्ट कंपैरिजन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं। दूसरा तरीका है बैंकिंग इंटीग्रेशन। गवर्नमेंट पेमेंट नेटवर्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो दूसरे देशों के बैंकिंग सिस्टम्स को कनेक्ट करें। यूएस और मेक्सिको ने ऐसा ऑलरेडी किया है, जहां रेमिटेंस फीस $0.67 पर ट्रांजैक्शन तक गिर गया। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि अगर एवरेज रेमिटेंस कॉस्ट 3% तक गिरती है तो ग्लोबल रेमिटेंस में $32 बिलियन का एक्स्ट्रा पैसा ऐड हो सकता है। सच बोलूं तो जब हमने इस स्टोरी पे काम शुरू किया था तो हमें नहीं पता था कि रेमिटेंसेस इतनी बड़ी चीज है। रेमिटेंसेस हमेशा एक आफ्टर थॉट लगते हैं,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के पीछे। लेकिन नंबर्स अलग कहानी बताते हैं। रेमिटेंसेस हमारे एक्सटर्नल अकाउंट्स में सेकंड लार्जेस्ट लाइन आइटम है, सर्विस एक्सपोर्ट्स के बाद। $100 बिलियन से ज्यादा के रेमिटेंसेस इंडिया के नेट एफडीआई को छोटा कर देते हैं। रेमिटेंसेस का कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी का लगभग 3.7% है। ये फाइनेंशियल सर्विस या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के साइज के बराबर है। रेमिटेंसेस हमें याद दिलाते हैं कि कैपिटल मोबिलाइजेशन सिर्फ कॉर्पोरेट फाइनेंस या बड़े इंस्टीट्यूशंस का काम नहीं है। लाखों इंडिविजुअल्स जो चुपचाप लेकिन सिग्निफिकेंटली अपने घर और कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं भी इस कहानी का हिस्सा है। बैरियर्स कम करे तो ना सिर्फ ट्रांजैक्शन सस्ती होंगी, लेकिन ये इंडिया के ग्रोथ के लिए एक बड़ा अनटैप लेवर बन सकता है। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, स्विगी ने Q3 FY25 में 799 करोड़ रुपीस का नेट लॉस रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के 574.4 करोड़ रुपीस के लॉस से ज्यादा है। ये लॉस मेनली क्विक कॉमर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा कैपेक्स की वजह से हुआ है। फिर भी कंपनी का रेवेन्यू 31% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 3,993 करोड़ रुपीस हो गया और टोटल कंसोलिडेटेड इनकम 4,095.8 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। एडजस्टेड एबिटा लॉसेस भी 149 करोड़ रुपीस से बढ़ गया, जो मोस्टली ईसॉप चार्जेस और डेप्रिसिएशन कॉस्ट की वजह से हुआ। स्विगी का B2C ग्रोस ऑर्डर वैल्यू या GOV 38% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ, जो स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड या AGEL इंडियन बैंक्स के साथ अगले 6 से 8 महीनों में $2 to $2.5 बिलियन रेज करने का प्लान कर रहा है अपने रिन्यूएबल कैपेसिटी को रैंप अप करने के लिए। इनका अब तक का एनुअल रन रेट 3 to 4 गीगावाट पे मेंटेन था, लेकिन अब प्लान है कि इसे 7 to 8 गीगावाट एनुअली तक बढ़ाया जाए ताकि 2030 तक 50 गीगावाट टारगेट अचीव किया जा सके। इस ग्रोथ का मेजर हिस्सा खावड़ा गुजरात से आएगा, जहां कैपेसिटी 2.4 गीगावाट से बढ़ाकर 30 गीगावाट तक पहुंचने वाला है 2029 तक। FY24 में AGEL ने 3 गीगावाट ऐड किया और टोटल कैपेसिटी ईयर एंड तक 5 गीगावाट तक पहुंचाने की एक्सपेक्टेशन है, जिससे कंपनी का पोर्टफोलियो 12 गीगावाट तक पहुंच गया है एज ऑफ दिसंबर 2024। फाइनली, NSE के डेरिवेटिव मार्केट में सिग्निफिकेंट स्लोडाउन देखने को मिला है सेबी के रेगुलेटरी क्रैकडाउन के बाद। इक्विटी फ्यूचर्स का एवरेज डेली ट्रेड वॉल्यूम या ADTV 15% गिरकर 1.71 लाख करोड़ रुपीस हो गया, जबकि इक्विटी ऑप्शंस में 7% की डिप देखने को मिली और वॉल्यूम 61,295 करोड़ रुपीस तक गिर गया। ये डिक्लाइन उन 6 मेजर्स का इंपैक्ट है जो सेबी ने अक्टूबर 2024 में इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि वीकली एक्सपायरीज को 5 से 1 करना, लॉट साइजेस को 5 to 10 लाख रुपीस से बढ़ाकर 15 to 20 लाख रुपीस करना और अपफ्रंट ऑप्शन प्रीमियम कलेक्शन को मैंडेटरी बनाना। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड।